खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और मैं हूं ज़री जलील। नाज़रीन, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी ख़बर है और वो ख़बर जो कि हम सब की ज़िंदगियों को मुतासिर करती है वो है जो बजट आया है। वफाकी हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया है और हर साल की तरह इस साल भी जो हुकूमत के अखराजात का एक बड़ा हिस्सा है वो डेट सर्विसिंग में गया है। जो कर्ज़ हमने लिए हैं उनको वापस करने में जाएगा। इस बजट में आवाम के लिए हुकूमत ने क्या रिलीफ रखा है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। उन्होंने कुछ टैक्स रिलीफ दिया है। इसके साथ साथ पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा किया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने जो फैमिली पेंशन है उसकी मुद्दत जो है वो 10 साल कर दी है, जिस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या रखा गया है, क्योंकि जो कम से कम तनख्वाह है उसकी जो मेयार है वो 37,000 पे ही फिक्स रखी गई है, उसमें मज़ीद कोई इजाफा नहीं किया गया। इस हवाले से जब सवाल किया गया वज़ीर ख़जाना से तो उनका कहना था कि जो तनख्वाह है वो मुनासिब है। उनका क्या कहना है आइए हम आपको सुनाते हैं। हम सब चूंकि घर चलाते हैं तो 37,000 रुपीज कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर आप बजट बनाने, उसके अंदर आपने बच्चों की स्कूल फीस देनी है, उसके अंदर आपने खाना पीना लेना है, उसके अंदर आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, रेंट का बिल पे करना है, तो फिर उसके अंदर आपकी सारी जो चीजें हैं इनको लिंक करना है विद इन्फ्लेशन। आप समझते हैं मुनासिब है मिनिमम वेज? जो हमने मिनिमम वेज की बात की है जी वो इस वक्त दैट्स व्हाट वी इंटेंड टू स्टे विद एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आपने वज़ीर ख़जाना की लॉजिक सुन ली कि वो क्या कह रहे हैं कि तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई गई। इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर बजट पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। उसमें एक अहम मामला वो ये है कि ई कॉमर्स जो कि नौजवानों का शोबा समझा जाता है, जिससे बहुत सारे नौजवान और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो घर बैठे पैसे कमा रही हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर रही हैं, उन पर भी टैक्स लागू कर दिया गया है। तो मजमूई तौर पर इस बजट के अंदर आवाम के लिए क्या रखा गया है और इस बजट के आने के बाद क्या महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, इन सवालात का जवाब लेने के लिए हमने दावत दी है उमैर जवेद साहब को, जो कि लम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल इकॉनमी पढ़ाते हैं, और उनसे पूछेंगे कि इस बजट में आपके लिए क्या है। पहला सवाल आपसे वो करना चाह रहा हूँ जो इस टाइम हर बंदा कर रहा है। हम ऑफिस से निकले और हम पहुँचे तो हर बंदे की ज़ुबान पे एक ही सवाल है कि हुकूमत ने इस बजट में जो मिनिमम इनकम है, मिनिमम वेज है वो 37,000 है, उससे इंक्रीज़ क्यों नहीं किया, जबकि उन्होंने बाकी सारे सेक्टर्स के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें जो हैं उसमें इजाफा किया है। क्या ये उनसे एक ओवरलुक हो गई है या हुकूमत की ने सोच समझ के ये इकदाम उठाया कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो मिनिमम वेज को नहीं छेड़ेंगे? मिनिमम वेज ना बढ़ाने का जो हुकूमत ने जज्बात पेश किया है वो ये है कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूबाई हुकूमतें जो हैं वो लेबर डिपार्टमेंट्स उनके आते हैं, तो इसलिए वो ही मिनिमम वेज लॉज जो है वो सेट करेंगे। इसमें एक जो इशू है वो सबसे बड़ा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो जुरिस्डिक्शन में एरियाज आते हैं, जिस तरह के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, वहां पे मिनिमम वेज सेट करना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की, वफाकी हुकूमत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये काम उन्हीं को करना था। तो ये चीज है जो उनसे ओवरसाइट हुई है। दूसरी जो वो रीजनिंग देते हैं कि जी इन्फ्लेशन जो है वो ओवरऑल नीचे आई है, जिसकी वजह से हुकूमत को बेहतर नहीं समझा कि हम मिनिमम वेज को वो इंक्रीज करें। इस साल यकीनन इन्फ्लेशन नीचे आई है और जो फिगर दिया जा रहा है वो यकीनन हम उसको अगर फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट भी करें, लेकिन उससे पहले जो 2.5 साल में जो तबाही मची है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस पाकिस्तान ने देखा है, जिसमें रियल वेज यानी कि जो हमारी एक्चुअल परचेजिंग पावर है किसी भी आम शहरी की, उसमें तकरीबन 50 से 55% जो है की कमी आई है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हुकूमत ने अभी तक कोई इकदाम नहीं लिया। तो अगर आप मिनिमम वेज जो है वो 37,000 से बढ़ा के आज आप तकरीबन 60 या 64,000 भी कर दें, तब भी आप 2021 या 2022 के स्टार्ट में जो आपकी परचेजिंग पावर थी आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो हुकूमत को ये चीज भी थोड़ी सी देखनी थी। और तीसरा पॉइंट जो था वो इसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक यानी कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन में और अपनी जो पॉलिसी डोमेन है उसी के अंदर है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक ओवरऑल डायरेक्शन भी देनी होती है, सूबों को भी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करनी होती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास वो डेटा होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, कंजम्पशन पैटर्न्स के बारे में, जिसकी तहत वो बेहतर पॉलिसी मेकिंग जो है वो की जा सकती है। इसीलिए मिनिमम वेज का जो मिनिमम वेज की जो सेटिंग है उसमें फेडरल गवर्नमेंट का एक रोल जो है वो बहुत जरूरी है, और वो फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल वो रोल सही से अदा नहीं किया। हमने देखा कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें हमने देखा कि जितनी पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स थी वो उनकी जो यील्ड थी वो डाउन गई है, जो एक्यूमुलेटिवली 13.5%। लेकिन हमने बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलीफ देने के लिए
या उसको बूस्ट करने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं देखे। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम IMF की कंडीशन थी कि पेस्टिसाइड्स पे और पे टैक्स लगाना था, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हमने वो नहीं लगाया। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा, जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं कर रही, अब हम प्रोक्योरमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सस्टेन करेगा अगले साल? ये नंबर्स जो है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? मैं इसके ऊपर सिर्फ एक जो थोड़ा सा गवर्नमेंट की सपोर्ट में नहीं बट गवर्नमेंट की साइड से एक बात जो वो करना चाहूंगा वो ये है कि एग्रीकल्चर में ज्यादातर जो प्रोग्राम है और बजटरी सपोर्ट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको फिर भी किसी ना किसी फॉर्म में नजर आएंगी। और दूसरा ये कि ये बहुत सालों से ये बात जो है हमारे इकोनॉमिस्ट और हमारे जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल सेक्टर से अपनी इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस करनी चाहिए, ये डिस्टॉर्शनरी इन्वॉल्वमेंट होती है एंड सो ऑन। तो अब वो जब गवर्नमेंट ने वो अपनी इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस की है तो उसके असरात हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो तो यही कह रही है कि जी आप लोग सब हमें पहले से कहते थे कि जी सपोर्ट प्राइसेस खत्म करें, हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रही है मार्केट में। जब हमने करनी बंद की है तो सबने रोना शुरू कर दिया कि जी हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर के लिए कुछ कर नहीं रही। तो मेरे ख्याल से इसमें हमें प्रोविंशियल बजट्स के ऊपर ज्यादा एक गौर से देखना होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट प्राइसेस का मैकेनिज्म तो खत्म कर दिया, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वेयर हाउसिंग फॉर एग्जांपल या की जो स्कीम है, या क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है, या डायरेक्ट सब्सिडी टू फार्मर की जो स्कीम है, किसान कार्ड की बहुत बात हुई है पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। तो हमें ये देखना होगा कि इनके लिए जो बजट आउटले है वो कैसे क्या वो बढ़ाया जाता है, क्या फार्मर्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि स्पेसिफिकली इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अगले साल की जो वीट क्रॉप है वो इस साल के क्रैश से बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। अच्छा उमेर, आपको जैसे आपको पता है कि यूथ एक बहुत बड़ा चंक है हमारा मतलब सोसाइटी का, हमारे मुल्क का, और इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप देखें तो ई कॉमर्स इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्फीयर है जिसके अंदर हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। सो आपका क्या ख्याल है, ई कॉमर्स के हवाले से बजट क्या कहता है? वही हुआ है जी, जो बजट जो है पिछले 2-3 सालों से जो हो रहा है कि पाकिस्तान की जो बजट मेकिंग का सारा प्रोसेस है वो रेवेन्यू के सवाल के टाइड है। यानी कि सबसे बड़ा जो वो एक तरह से गवर्नमेंट का जो आप ये कैसे गवर्नमेंट की मोटिवेशन है वो ये है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखें जो ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी जो टैक्सेस लगाए गए हैं, लोकल ई कॉमर्स पे भी और फॉरेन ई कॉमर्स के ऊपर भी जो लोकली ऑपरेट कर रही है, वो एक तो रेवेन्यू मेजर है, उससे गवर्नमेंट ने एस्टिमेट दिया है कि तकरीबन 70 अरब रुपए जो है वो वहां से इकट्ठे कर सकेंगे। तो ये रेवेन्यू मेजर तो एक क्लियर गवर्नमेंट की एक तरह से आप कंस्ट्रेंट कहने हुकूमती खसारा को पूरा करने का एक और तरीका है। उन्होंने किसी और तरीके से बस सोच लिया कि जी हम इसको भी टैक्स देंगे। मगर अगर आप इसको एक पॉलिसी परस्पेक्टिव से देखें, आउटसाइड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट साइड की जी यहाँ से आपने 4 रुपए यहाँ से ले लिया, 5 रुपए यहाँ से ले लिए, तो एक हुकूमत की एक हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ी पोजीशन ये रही है कि जी हमने इनफॉर्मल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, हमने डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। तो ये जो इस तरह के स्टेप्स है जो कि डिस्करेज कर रहे हैं एक ई कॉमर्स सिस्टम को, जो कि यकीनन बहुत बड़ा है और उसको अपनी टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह अदा करनी चाहिए। लेकिन ये एक डिस्करेजिंग सिग्नल जाता है ई कॉमर्स की तरफ कि जी हम अब इधर भी आप लोगों को विद होल्डिंग एजेंट का काम दे रहे हैं कि जी कोरियर कंपनियों को कह रहे हैं कि आप भी टैक्स वसूल करें, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कह रहे हैं कि आप भी टैक्स वसूल करें। तो वो जो एक ग्रोथ का जो एक एलिमेंट इनको दिया गया है पिछले 3-4 सालों में, वो थोड़ा सा उसकी वजह से स्टाइफल होने का उसका चाहते हैं। हुकूमत जो कहती है वो ये कहती है कि जी जो ऑफलाइन रिटेल है, जो फॉर्मल रिटेल है, जो ब्रांड स्टोर्स होते हैं, वो 18% जनरल सेल्स टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं, जो इंस्टाग्राम के थ्रू ऑपरेट करें या फेसबुक के थ्रू ऑपरेट करें, ये टैक्स सेल्स टैक्स नेट से बाहर है। तो इसकी वजह से ये स्टेप लेना जो है वो जरूरी समझा। ठीक है, वो केस उनका जायज है, लेकिन आप ये देखें कि आप लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म में डिजिटाइजेशन चाहते हैं? लॉन्ग टर्म में आप चाहते हैं कि लोग जो है वो अपने छोटे बिजनेसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चला सकें? अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इस चीज को फैसिलिटेट करें। आप अपने वही 60-70 अरब के पीछे जो है वो आप अपनी इंटरनेट इकोनॉमी को फर्दर स्टाइफल, उसके ऊपर फर्दर पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट, फर्दर आप उसके ऊपर जो है बर्डन मत डालें। आप वही 60-70 अरब जो है उन सेक्टर से कलेक्ट करने की कोशिश करें जिनको आपने कई सालों से जो है वो इग्नोर करके रखा है। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए इस चीज के ऊपर हुकूमत जो है उसको एक अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, और हमने पिछले साल के बजट में भी देखा उमैर साहब के बहुत ज़्यादा हुकूमत ने फोकस किया था कि हम अपने टैक्स नेट को वाइडन करेंगे और रिटेल सेक्टर के लिए ताजर 2 स्कीम लेकर आए, लेकिन वो स्कीम भी अब तो हर कोई कह रहा है कि वो फेल हो गई। तो इस बजट में हमने उतना जोशो खरोश नहीं देखा वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि हमने रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है। तो क्या हुकूमत ने उस तरफ गिव अप कर दिया और ये जो 14 ट्रिलियन का उन्होंने FBR को टारगेट दे दिया है, आपको लग रहा है कि ये कोई एक डूएबल टास्क होगा फॉर द FBR?
मेरे ख्याल से 14 ट्रिलियन तो डूएबल नहीं है। वैसे इस साल अगर देखा जाए तो हुकूमत का जो सबसे बड़ा गैप आया है रेवेन्यू के अंदर, वो एक्चुअली इनकम या डायरेक्ट टैक्स की तरफ से नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ से आया है। तो जो 1.1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है वो ज्यादातर इसलिए कि सेल्स टैक्स की कलेक्शन जो है वो कम रही है और कस्टम ड्यूटी कलेक्शन कम रही है। उसकी एक वजह यह है कि इम्पोर्ट्स के ऊपर एक पाबंदी रही है। इम्पोर्ट्स तो सबसे आसान तरीका होता है सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने का, वहां से हुकूमत नहीं कलेक्ट कर सकी। इनकम टैक्स में एक्चुअली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इस साल बेहतर रही है। तो ये 14 ट्रिलियन जो है ये तो सिर्फ उसी केस में पूरा हो सकता है अगर पाकिस्तान जो है वो अपनी इम्पोर्ट्स जो है वो दोबारा से खोले और इम्पोर्ट की जो एक तरह से जो मूवमेंट है पाकिस्तान में या जो इम्पोर्ट का बिजनेस है वो दोबारा से एक बार ग्रो करे, तो हुकूमत शायद सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी वहां से ले सके। जो आपने रिटेलर्स की बात की, मेरे ख्याल से तो हुकूमत ने गिव अप एक हद तक कर ही दिया ऑब्वियसली, क्योंकि जो वो कवानीन लाने थे जो रिटेल नेट को रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए, वो कवानीन अब आ चुके हैं। यानी कि अगर आप वैसे देखें तो जो रिटेलर्स के ऊपर रिक्वायरमेंट्स हैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाने की, उसके अलावा डिजिटाइजेशन की, ये सारी अब जो शिकें हैं ये अब कानून के अंदर मौजूद हैं। अब क्वेश्चन जो है वो इन्फोर्समेंट का है। तो अगर पाकिस्तानी जो है वो हुकूमत जो है और एफपीआर जो है वो अपना सेल्स टैक्स का टारगेट नहीं मीट कर पाती, वो इसलिए नहीं मीट कर पाती कि उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो लैकिंग है। इसके लिए हुकूमत ने अब इन्फोर्समेंट के लिए एक नया कानून भी जो है वो निकाला है। उसमें एफपीआर के इंस्पेक्टर्स को बहुत कंसिडरेबल सिविल और क्रिमिनल पावर्स जो है वो देने का उन्होंने दावा भी किया है, उसके ऊपर एक प्रपोजल भी है। तो मेरे ख्याल से रिटेल नेट को लाने का जो तरीका है वो तो हुकूमत पहले ही, वो तो आज भी नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ 3-4 साल पहले से वो ढांचा किसी ना किसी फॉर्म में क्रिएटेड है। असल क्वेश्चन अब इन्फोर्समेंट का है। अच्छा उमैर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है जिसका जिक्र वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर के शुरू में भी किया, एंड में भी किया, कि जो ये गवर्नमेंट है ये डीएनए चेंज करना चाह रही है ऑफ द इकॉनमी, और आपको लगता है विद दिस बजट क्या हुकूमत जो है वो डीएनए चेंज कर सकती है? हुकूमत ने जो डीएनए चेंज करने की बात की, मैं इस बात तक हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा सिंपैथेटिक हूं कि फेडरल हुकूमत की जो ये फेडरल वफाकी हुकूमत की जो गुंजाइश है वो लिमिटेड है, अखराजात ज्यादा हैं। एनएफसी अवार्ड जो है वो भी अब एक कंस्ट्रेंट बनता जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें फेडरल गवर्नमेंट की अपनी भी गलती है कि वो टैक्स बेस अपनी ब्रॉडन नहीं कर सकी। लेकिन एक चीज जो हमें इंडिकेशन फेडरल गवर्नमेंट से मिल रही है वो ये है कि ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेडरल गवर्नमेंट का, उसका वो एक तरह से जो फुटप्रिंट है वो गवर्नमेंट रिड्यूस करती जा रही है। और ये एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है कि हुकूमत जो है वो पैसे जाया करती है और उसको चाहिए कि वो टारगेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सिग्नल होगा कि हुकूमत सीरियस है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस रिफॉर्म और प्राइवेटाइजेशन से नजर आएगा। क्या हुकूमत उन चीजों के ऊपर सीरियस है कि नहीं, उसका अगेन बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हुकूमत की जो बाकी 11 महीने हैं जिसमें हुकूमत ने काम करना है वो हमें उससे नजर आएगा। पीआईए की निचकारी की बात बहुत देर से हो रही है, अभी तक पीआईए की निचकारी कहीं नहीं पहुंची। डिस्कोस की निचकारी का पहले स्केड्यूल था कि इस साल के एंड तक जो है वो तैयार हो जाएंगे, अब वो कह दिया कि जी अगले साल का टारगेट है हमारा कि डिस्कोस को हम प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार करेंगे। सो आई थिंक ये चीजें हैं जो सिग्नल करेंगी कि क्या पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, और ये सारे प्राइमरी स्टेप्स हैं, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टेप्स हैं जो कि हुकूमत लेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है उसके अंदर कुछ स्पेस जो है वो खुलेगी, उसकी वजह से पैदावारी सलाहियतें जो है वो मईशत की वो बेहतर होना शुरू होंगी, और फिर हम ये कह सकेंगे पाकिस्तान को आईएमएफ के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब तक हमें ये इस सीक्वेंस के अंदर इस तरह ये स्टेप्स होते हुए नजर नहीं आएंगे तब तक बहुत मुश्किल। बहुत शुक्रिया उमैर जवेद साहब, आपने बहुत तफसील से ये जो बजट था और इसके जो हम देख सकते हैं जो ह्यूमन साइड थी उस हवाले से भी आपने बात की। थैंक यू सो मच, आपने राइट्स वॉच को टाइम दी। नाज़रीन, आगे बात करते हैं हम ईद के दिनों की, जिसके दौरान हमने देखी बहुत सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी, और इन वीडियोस के अंदर हम देख रहे थे एक ट्रेंड जो कि अहमदीज़ को टारगेट कर रहा था। ना सिर्फ हमने देखा कि उधर वीडियो बनाने वाले और उसमें जो एक्ट करने वाले लोग हैं वो रिलीजियो पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग हैं, बल्कि हमने ये भी देखा कि पुलिस ऑफिसर्स ख़ुद भी इस चीज़ में मुलव्विस हैं। और एक टाइम तो ऐसा था जब वो साइलेंट स्पेक्टेटर्स थे, जब उनकी नाक के नीचे कोई चीज़ हो रही होती थी और वो खामोशी से देख रहे होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं इन वीडियोस के अंदर कि पुलिस वाले ख़ुद भी इस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं एक तरह से। वो ख़ुद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो के अंदर एक SHO एक खातून से इंटरव्यू कर रहा था और इंटरोगेट कर रहा था ऑन कैमरा कि क्या आप अहमदी हैं, क्या आपने बकरा ज़िबा किया है, और इस तरह के कुछ ऐसे सवाल। और दूसरे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे वीडियोस पे जहाँ पे पुलिस एक्टिवली जाके गिरफ़्तार कर रही थी लोगों को इस शक पे या इस इल्ज़ाम पे कि वो ईद मना रहे हैं। तो क्या हमारी अहमदी कम्युनिटी ईद नहीं मना सकती या उन पे पाबंदी है? क्या इसका फ़ैसला एक ग्रुप करेगा या उस ग्रुप के कहने पे पुलिस करेगी? एक साइड तो हमारी ऐसी है कि हम पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम एक्सट्रीमिज़म को, हम टेररिज्म को फ़ाइट कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, और दूसरी साइड ये है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं ये वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं
जिसके अंदर बिल्कुल उसी तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस स्ट्रीट्स पे आके हरास करते हैं माइनॉरिटीज़ को या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। तो इस हवाले से हमने बुलाया यासिर लतीफ़ हमदानी साहब को, जो कि एक ऑथर हैं, एक बैरिस्टर हैं और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से एक शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ एक बहुत तवाना आवाज़ है, और ख़ास तौर से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की राइट्स को लेके। शुक्रिया बहुत बहुत यासिर लतीफ़ हमदानी साहब आपके आने का। हम लोग आपसे बात करेंगे अभी पिछले दिनों ईद के और बल्कि ईद से कुछ दिनों पहले की भी बात है, जिस तरह से ईद अप्रोच हो रही थी, हम देख रहे थे कि एक राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म हो गया था सड़कों पे। हम देख रहे थे ऑन द स्ट्रीट्स, ख़ास तौर से एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP, जिसका नाम बार बार इमर्ज हो रहा है। FIRs दर्ज की जा रही हैं लोगों के ख़िलाफ़, इन पर्टिकुलर जो अहमदी कम्युनिटी है हमारी, उनको साइडलाइन, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ FIRs की जा रही हैं कि इनके पास सैक्रिफिशियल एनिमल्स हैं, जानवर रखे हैं इन्होंने जिसको ये ज़िबा करेंगे ईद के दिन, और उस पर छापे मारे जा रहे हैं पुलिस के ज़रिए, पुलिस की मदद से। आप क्या देखते हैं इस एक्सट्रीमिज़म का जो राइज़ है ये क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है? देखिए, इसमें ऑब्वियसली TLP की जो एक्सट्रीमिज्म है, उसके तो कई वजूहात हैं जिसके तहत TLP जो थी, जिस तरह आई मारज़ वजूद में और जिस तरह उसको आबियारी की गई उसकी, ये तो आपके सामने मौजूद है। सियासी मकासद थे जिसके तहत TLP को लॉन्च किया गया और फिर उसको यूज़ किया गया इलेक्ट्रल फिक्सिंग के लिए। ये सारी बातें हैं। आप ये देखिए कि जो अहमदी कम्युनिटी है, और इसके अलावा ये ब्लास्फेमी लॉज का भी मसला है, लेकिन जो अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ जो लॉज हैं, खासकर 298 BC, ये 298 BC इस किस्म के कवानीन है कि उनका मंतकी इंजाम जो था वो सिर्फ यही हो सकता था कि इस तरह की कोई पार्टी उठती और वो उनको इस्तेमाल करके अहमदियों का जीना जो है वो महाल कर देती मुल्क के अंदर। तो ये सिचुएशन जो है अल्टीमेटली, और इसीलिए रियासत आपकी चुप है, क्योंकि रियासत जो है उसने खुद इनको एम्पावर किया हुआ और कई लेवल्स पे एम्पावर किया। आप ये देखिए कि जो 298C है वो कानून ऐसा है कि वो कहता है कि कोई अहमदी अपने आप को मुसलमान पोज नहीं कर सकता। यानी कि वो अपने आप को, कानून का बनाने वालों का मकसद ये था कि वो अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकता। लेकिन जब पोज करने की बात आ जाती है तो फिर उसमें कई बातें और निकल आती हैं। अब आप ये देखिए कि जो ईद का मसला है, अब आप, पहले तो ये था कि चले वो ईद मना लेते थे, और जाके जो है कुर्बानी भी कर लेते थे, दोनों ईदें भी मना लेते थे। लेकिन अब जो है उनका ईद पे नए कपड़े पहनना भी जो है वो पोजिंग एज ए मुस्लिम के जुमरे में आ जाता है। आप ये देखिए कि एक जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2018 की, और उस जजमेंट के अंदर जो जज साहब थे, उनका नाम शौकत अजीज सिद्दीकी था, उन्होंने ये कहा कि अहमदियों के कपड़े भी चेंज करवाए जाएं, कि वो अहमदी मुसलमानों वाले कपड़े भी ना पहने। अब इसका क्या मकसद है और क्या मतलब है ये वही बेहतर जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो एक्सट्रीमिज्म आप सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं, बहरहाल पाकिस्तानी सोसाइटी के अपने प्रॉब्लम्स हैं और सारा कुछ है, लेकिन ये रियासत की तरफ से इम्पोज्ड है, इसकी इनेबल किया गया है, लॉ मौजूद है जिस लॉ को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस पे क्लियर डिसीजंस मौजूद हैं। ताहिर नकाश केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अहमदी अपनी इबादत गाहों में या घरों में अगर इबादत करते हैं या कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ऑन ग्राउंड आप ये देखिए कि ये जो केस है ताहिर नकाश की, बिल्कुल उसका जजमेंट जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती। और वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि जो सबसे पहला सवाल TLP वाले और इस तरह की सोच रखने वाले और लोग उठाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मुसलमान नहीं है और इनको मुसलमान ना अपने आप को कहने की इजाज़त नहीं है, तो इस शायार इस्लाम क्यों इस्तेमाल करें। ये सबसे पहले बात वो उठाते हैं। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर कौन कौन सा इस्लाम का वो शायर इस्लाम में से क्या है क्या नहीं है, ये सारा कुछ एक डिबेटेबल इशू है। आपने जिस तरह बात की कि एक ओवरऑल सोसाइटी जो है वो एक हमारा इस हवाले से एक्सट्रीमिज़म का शिकार है, लेकिन
जो बहुत हॉरिफिक हमें चीज़ नज़र आई है पिछले कुछ महीनों में, वो ये कि ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो पुलिस है वो जो है पहले तो इन जत्थों के साथ मिलके जाती थी, अब वो अपने ओन पे जो है लोगों को क्वेश्चन कर रही है। हमने इससे पहले देखा था खुशाब में एक एसएचओ खड़े हो गए, उन्होंने पूछा कि ये कौन होते हैं, ये तो मुसलमान नहीं है। अभी हमने रिसेंटली गुजरात के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है, वो लोगों से कलमा पढ़वा रहे हैं। तो जो पंजाब के अंदर जो स्टेट है उसने, क्योंकि कोई, आपको क्या लगता है कि उधर जो है पुलिस का या वहाँ के सरकारी इदारों का इस हद तक चले जाना, इसके पीछे वजह क्या है? क्या जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल इनएक्शन है, जो भी अहमदी अपार्थाइड हो रही है पाकिस्तान में, उसकी वो वजह है, या हमने पुलिस ने अपने तौर पे समझ लिया कि अगर बाकी जत्थे इस्लाम का नाम लेके काम कर सकते हैं तो हमें भी इसकी आज़ादी है? अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी एक सिचुएशन है कि ये कितनी वो पॉपुलर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन और बिगेटरी है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसको ओन करती है आके सामने आके। अगर आप जो है पीएमएलएन की बात करें तो वो भी कहेंगे। आपने देखा कि जब काजी फायद ईसा ने फैसला दिया 2024 में तो सारी असेंबली ने जो है असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि अल्टीमेटली हमारी रियासत एक मेजॉरिटेरियन रियासत बन चुकी है और यहाँ जो मेजॉरिटी अकीदा है उसी के लोग जो हैं हमारी जो जो कवानीन उससे एमिनेट करते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस उससे निकली है, वो सारी की सारी इस चीज़ पे है कि जो द मेजॉरिटीज हर्ट सेंटिमेंट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड। ये जो है हमारे कानून का जो एक लुबे लुबाब है वो ये है कि हर्ट सेंटिमेंट्स मेजॉरिटी के प्रोटेक्ट होंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशंस और अदालतें और खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं वो इसीलिए काम करती हैं कि वो डेमोक्रेसी के अंदर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। ये एक प्रिंसिपल होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है और ये सिचुएशन है। और जहाँ तक ताल्लुक है ये करंट सिचुएशन का, आप ये देखिए कि जब पीटीआई के बाद ये आए तो खासकर जब इन्होंने पिछले साल जो 2024 में डिसीजन दिया काजी फायद ईसा ने, तो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा जो प्रेशर डाला गया वो पीएमएलएन की तरफ से आया। एक्चुअली हाँ, इवन अहमदीज़ भी, मैं कहती हूँ अहमदीज़ के साथ तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि 1 साल या 2 साल पहले लाजर मसीह एक क्रिश्चियन आदमी था, उसको भी जब मारा गया, लिंच किया गया मॉब ने, तो वो भी इन्होंने ही किया था, टीएलपी के एलिमेंट्स ने। मेरा ये सवाल आपसे ये है कि इनके पास, आप कहते हैं मेजॉरिटेरियन की सेंटिमेंट्स और उनकी जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाती हैं, वो ये अक्सर शिकायत इवन ऑन पेपर ये देते हैं, डिफरेंट डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को ख़त लिखे जाते हैं कि हमारे जज्बात पे जो है वो हर्ट हुई हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इनकी जो पॉपुलिस्ट एक राइजिंग हुई है ये इतनी एब्रप्ट कैसे हुई है? इनके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो इतनी ज़्यादा इन्होंने मतलब गेन की है ट्रैक्शन, या ये पीछे से इनको ऑर्केस्ट्रेट किया गया है, इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पुश किया गया है, किसकी तरफ से पुश किया जा रहा है, और या फिर वाकई इनकी पॉपुलैरिटी है? टीएलपी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बेसिकली प्रोटेस्ट मूवमेंट की तौर पे उठी जब मुमताज़ कादरी को हैंग किया गया। और उस टाइम पे ये लोग उठे और खादिम रिजवी इनका लीडर था। अच्छा, उसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि पीएमएलएन की जो हुकूमत है उसको, चूंकि पीएमएलएन का एक कंजर्वेटिव अर्बन अर्बन कंजर्वेटिव वोट बैंक है, उसको तोड़ने के लिए हम ऐसा कोई एक एक पार्टी को उठाएं जो उनका वोट बैंक तोड़ सके। और टीएलपी को बनाने का असल मकसद ये था। और आपने देखा कि टीएलपी ने जो सबसे बड़ा पहले मसला उठाया वो यही था। 2017 के अंदर नवंबर में, या मेरा ख्याल है सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात है 2017 की, इफ मेमोरी सर्व्स, उसमें ये हुआ कि पीएमएलएन ने इलेक्शन एक्ट लेके आए थे, पीएमएलएन की हुकूमत जिसके अंदर सारे लोग थे उसमें उसमें उन्होंने ओथ का मसला उठाया। फिर साथ उन्होंने वो सारा इशू को उठा के उन्होंने अहमदी इशू के साथ लिंक करके एक सिचुएशन बना दी। तो अगर आप मेरे से एक उसमें सवाल पूछते हैं तो ये जो टीएलपी का मसला है ये सारा का सारा स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड है और ये डीप स्टेट ने जो है इसको बनाया है और डीप स्टेट ही इनको पाल रही है अभी तक। और ये एक बहुत दुख की बात है
क्योंकि आफ्टर ऑल इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी ही है, कि इस्टेब्लिशमेंट को अभी तक उन्होंने ये अकल के नाखून नहीं दिए। क्योंकि आप ये देखिए ये मसला अहमदियों पे या क्रिश्चियंस पे या इवन हिंदुओं पे ख़त्म नहीं होगा, ये मसला जो है आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि जो ब्लास्फेमी का बिजनेस चल पड़ा है, ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस का, और उसके ऊपर जो है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे विक्टिम्स उसके जो बन रहे हैं, वो जो हैं वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है, बल्कि वो मुसलमान ही हैं। ये सारा का सारा किया धरा जो है वो टीएलपी का है। अच्छा यासिर साहब, ये ऑब्वियसली ये जो वीडियोस हमने इस दफ़ा ईद पे देखी, ये बहुत बड़ी तादाद में सर्कुलेट हुई, वो इंडिया में भी सर्कुलेट हुई, दुनिया भर में भी सर्कुलेट हुई। और ये आपको क्या लग रहा है कि जो एक हम अपना सॉफ्ट इमेज पेश करना चाह रहे हैं अब दुनिया के सामने, ये उसको किस तरह से एक तो डैमेज कर रहा है, और ये जो डैमेज कंट्रोल है हम किस तरह कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? सॉफ्ट इमेज से पहले पाकिस्तान के देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, और वो पाकिस्तान ने आईसीसीपीआर जो है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसको रैटिफाई किया हुआ है। उसके तहत जो कुछ आज हो रहा है पाकिस्तान में, बिलखसूस अहमदियों के साथ, लेकिन इसके अलावा बाहर और जो बाकी मिनॉरिटीज हैं उनके साथ भी जो हो रहा है, ये सारा का सारा आईसीसीपीआर की वायलेशन है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, खास तौर पे जो जीएसपी प्लस स्टेटस है पाकिस्तान का यूरोप के अंदर, ये बिल्कुल इसके साथ कंटिंजेंट है कि वो पाकिस्तान आईसीसीपीआर की वायलेशन ना करे। तो एक तो ये मसला है, एक तो एस्टैब्लिशमेंट को देखना पड़ेगा कि इसमें हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं मुल्क के, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। लेकिन दूसरा मसला ये है कि अब आप ये देखिए कि आज ये कर रहे हैं, कल को सपोज, और ये पहले ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं जो बात करने लगा हूँ वो कोई अनहोनी बात है। एक वाकया गिलगित बल्तिस्तान में गालिबन, या गिलगित बल्तिस्तान में तो शायद नहीं, आज़ाद कश्मीर में या कहीं वाकया हुआ कि कुछ चाइनीज इंजीनियर्स जो थे उन पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लग गया। अब आप ये देखिए कि अगर ऐसा वाकया होता है, अगर आपके जो चाइनीज दोस्त हैं उनके बारे में इस तरह का कोई वाकया हो जाता है, किसी चाइनीज पे इस तरह का होता है, और फिर उसको, जो आपने देखा सियालकोट में वाकया हुआ था श्रीलंकन मैनेजर के साथ, इस तरह का वाकया आप किसी चाइनीज के साथ कर देते हैं, तो उस सूरत में जो हालात बनेंगे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी की सिक्योरिटी स्टेट के लिए बड़े खतरनाक होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया यासिर लतीफ़ हमदानी साहब, आपने राइट्स वॉच को टाइम दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की थी बजट पर, उसमें लगाए गए टैक्सेस पर और उसका आवाम की ज़िंदगी पर क्या असर होगा। लेकिन पाकिस्तान का एक ख़ित्ता ऐसा भी है जो कि बजट के आने से पहले ही टैक्सेस के बोझ के हवाले से एहतजाज कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ के ताजर जो हैं पिछले 20 दिनों से ज़्यादा से एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने उनकी जो मसनूआत जो वो कुछ लाते हैं चीन से, उन पर कुछ टैक्सेस लगा दिए हैं। और उनका ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि एक टैक्स फ्री जोन है, इसमें मज़ीद कोई टैक्स या कोई किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और उनका ये भी कहना है कि पहले ही सी पैक की वजह से उनके जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है, और अगर इस पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा तो उनके लिए कारोबार में कम्पीट करना वो मुमकिन नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में समाजी रहनुमाओं पर, सहाफ़ियों पर भी पुलिस जो है मुकदमे दर्ज कर रही है। एहतजाज का हक़ वहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता सलब किया जा रहा है। तो ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है इसरारुद्दीन इसरार साहब को, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं और तमाम मामलात पर जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया इसरार साहब, आपने वॉइस स्पीकर को टाइम दिया। मैं बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है ताजरों का काफ़ी अरसे से, और उनका मुतालबा ये है कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक टैक्स फ्री जोन है तो इसमें किसी भी किस्म के टैक्स का नफाज ना किया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत FBI की तरफ से चंद टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से जो ताजर हैं वो सरापे एहतजाज हैं। तो ये सारा मामला क्या है, और वफाकी हुकूमत क्यों गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो टैक्सेस का नफाज करना चाह रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये तवील अरसे से गुज़िश्ता तकरीबन 6 महीने या उससे भी ज़्यादा अरसा हुआ है। बल्कि हम ये कहें कि पिछले साल से ताजरों का ये एहतजाज, पहले ये सोस्त ड्राई पोर्ट के अंदर इनका एहतजाज चलता रहा, और
फिर उसके बाद पिछले दिनों इन्होंने नगर के मकाम पे के ब्लॉक करके एहतजाज किया। और इनकी डिमांड यही है कि गिलगित बाल्टिस्तान चूंकि अनसेटल्ड पॉलिटिकल स्टेटस है गिलगित बाल्टिस्तान का, हम मेन स्ट्रीम जो आईनी इदारे हैं उनमें हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, खासतौर से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए टैक्स में यहाँ के लोगों को एग्जेम्पशन दी गई है। तो अब जब ये टैक्स जब भी लागू होता है, ये इससे पहले भी इस पे बात होती रही है कि ये जब भी टैक्स लागू होता है तो यहाँ एहतजाजी मुजाहरे होते हैं। और लोगों का कहना ये है, वो जो एक मशहूर एक नारा है, नो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो उसी नारे के तहत ये कहते हैं कि ऑलरेडी गिलगित बाल्टिस्तान कई हवालों से महरूमियां यहाँ पाई जाती हैं। लोग यहाँ पे, एक तो फार फलंग एरिया है, दिगर यहाँ पे आमदनी के जराए नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो ऐसे में हमारे पास ले दे के ये चाइना बॉर्डर करीब होने की वजह से छोटे पैमाने पे लोग वहां से अपने ट्रेड करते हैं। उसके ऊपर भी अगर ये टैक्स लागू करेंगे तो यहाँ के लोगों की, ज्यादातर जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता है, उनका गुजर बसर जो है मुश्किल हो जाएगा। और वो अपने बच्चों का जिस तरह पेट पालते हैं तो वो सारा मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने पिछली दफा भी एहतजाज किया और इस दफा भी वो एहतजाज पे है। और सूबाई हुकूमत उनको बारहा ये कहती रही है कि ये चूंकि वफाक का डोमेन है और वफाक ने इस मसले को हल करना है, तो आप यहाँ पे एहतजाज ना करें। तो इनका कहना है कि वफाक के साथ जीबी की गवर्नमेंट इस इशू को टेकअप करे या वफाक खुद इसको देखे। हमारा मसला हल होना चाहिए, इसलिए हम अपने एहतजाजी मुजाहरे जारी रखेंगे। और इनका मुजाहरा ईद के दिनों में कुछ दिनों के लिए गालिबन इन्होंने वो एहतजाजी मुजाहरा रोक दिया था, लेकिन इनका एहतजाज जारी है अभी भी। इसरार साहब, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी इजहार की क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल है? जी, आपने वजह फरमाया, ये एक बहुत अहम एक इशू है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स में भी इस मसले का जिक्र होता रहा है। अ, अभी हालिया दिनों चूंकि अवामी एक्शन कमेटी ने यहाँ पे एक ग्रैंड कौमी जरगे का ऐलान किया था। और वो जरगा उनका जो 15 नुकाती एजेंडा है, चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके उन मुतालिबात के हक में वो कौमी जरगा करने जा रहे थे। उससे कबल एहसान एडवोकेट साहब जो कि अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी क़यादत में जो उनकी सीनियर जो क़यादत थी, उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। उनमें कोई 13 के करीब अफराद शामिल है और उनमें एक सहाफ़ी शेर नादिर शाही साहब भी शामिल हैं। उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। और उनको गिरफ्तार करने के लिए जो बुनियाद बनाई गई जिस एफआईआर को, वो उससे पहले की एक एफआईआर है। ये पिछले दिनों प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहिरा हुआ था और उस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की सूरत हाल भी थी। तो उस दौरान उस एफआईआर के मुताबिक ये इल्ज़ाम है कि एक तो जंग मुखालिफ नारे लगाए गए और दूसरा ये कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए। जबकि अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हमने ऐसे कोई नारे हमारी तरफ से नहीं हुए हैं। हो सकता है पब्लिक की तरफ से, यहाँ जो क्राउड वहां पे जमा था उनकी तरफ से कोई बात हुई होगी, वो इससे सरासर इसकी तरदीद करते रहे। बहरहाल इस एफआईआर को बुनियाद बना के इनको गिरफ्तार किया गया। और उनमें से जो शुरू में जिन अफराद को, जिन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था अवामी एक्शन कमेटी के, उनको जुडिशल करके जेल में भेज दिया गया है। जबकि कुछ अभी भी जेर तफ्तीश हैं और वो रिमांड पे हैं। कोई 3 से 4 अफराद हैं, उनमें शेर नादिर शाही साहब भी मौजूद हैं और कुछ एडवोकेट्स हैं। तो दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी के पेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो फेसबुक में वो बारहा ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है जेर हिरासत जब वो रहे हैं। तो और फिर साथ में वो ये कहते हैं कि ये सारा जो गिरफ्तारी का अमल चला है, ये बुनियादी तौर पे उनका जो कौमी जरगा होने जा रहा था उसको रोकने के लिए किया गया, जो कि फ्रीडम ऑफ राइट टू एसोसिएशन उनका हक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली उनका हक है, उसको सबूताज करने के लिए। और अवामी एक्शन कमेटी ये भी कहती है कि एक पीसफुल इनकी स्ट्रगल रही है और इस चीज के हम भी गवाह हैं।
कभी वायलेंस इनकी तरफ से नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली स्टार साहब ये भी देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने एक लैंड रिफॉर्म्स जो है बिल जो है उसको पास की है, लेकिन उसके बाद भी जो है उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ात हैं। उनका कहना है कि जो खालसा सरकार का कानून जिससे वो आज़ादी चाहते थे, जिससे वो निजात चाहते थे, उसको एक और फॉर्म में जो है उसको बेहतर बना के या उसको एक खुशनुमा शक्ल दे के दोबारा नाफिज कर दिया गया है। तो ये सारा मामला क्या है, क्यों जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है उसके हवाले से लोग खुश नहीं हैं? जी बिल्कुल, खालिसे सरकार का जमीनों का जो इशू है और यहाँ पे जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं सरकार और अवाम के दरमियान, कम्युनिटीज और सरकार के दरमियान, और कम्युनिटीज के आपस में भी इश्यूज हैं। तो ये एक तवील अरसे से ये बड़ा मसला चलता आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ज़मीनों का, और इस हवाले से लैंड रिफॉर्म्स भी वक्त की ज़रूरत है। लेकिन जब ये लैंड रिफॉर्म्स हुए, और इस लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए ये जो कोलेशन गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पीडीएम की, इसने पीपल्स पार्टी खास तौर से सरफहरिस्त थी, इन्होंने ये कोशिश की, और ये जब असेंबली से पास हुआ तो असेंबली के अंदर भी अपोजिशन ने इसकी बड़ी मुखालिफत की, और अवामी सतह पे खास तौर से अवामी एक्शन कमेटी और दिगर जो अवामी हुकूक की बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसकी मुखालिफत इसलिए की कि उनका ख्याल ये है कि इसमें प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की गई है। और उसमें खास तौर से एक जो पॉइंट उन्होंने रेस किया वो ये था कि इसमें एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाने की बात की गई है, जिसके सरबराह डिप्टी कमिश्नर होंगे। तो उनका कहना यह है कि खालिसे सरकार में भी तो यही पावर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास थे, आप उठा के इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर वही पावर्स अवामी नुमाइंदों के बजाय या अवामी किसी फर्द के बजाय आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे उसी तसलसल को आगे बढ़ाने की बात है। सिर्फ नाम तब्दील किया गया है कि खालिसे सरकार की जगह में गवर्नमेंट लैंड जो है वो लिखा गया है। जबकि दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी और दिगर जमातें जिन्होंने ये बिल पास किया है, उनका कहना यह है कि हमने खालिसे सरकार की जो बदनाम जमाना ट्रम्प थी उसका खात्मा किया है और अवामी मलकियत को यकीनी बनाया है। तो इसके ऊपर एक डिबेट ये है, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि जो भी रिफॉर्म से होती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लैंड रिफॉर्म से हो या चाहे जिस तरह की भी रिफॉर्म से हो, उसमें अगर अवाम की शमूलियत को यकीनी नहीं बनाएंगे और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं रखेंगे तो उसकी मुखालिफत तो होगी। और इसके अंदर भी लाजमी तौर पे इस बिल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिन पे जायज़ किस्म के जो हैं इतराज़ात हैं। अगर ये इतराज़ात दूर नहीं किए जाते हैं तो आने वाले वक्तों में इन रिफॉर्म्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अवामी सतह पर ये जो मुखालिफत है ये बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया इसरारुद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और गिलगित बल्तिस्तान के जो समाजी और जो सियासी हालात हैं और वहाँ पे जो एहतजाज की सूरत हाल है उस पर आपने हमें बहुत तफसील से आगाह किया। बहुत शुक्रिया, आपने राइट्स वॉच को टाइम दिया। ये था हमारा आज का राइट्स वॉच। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।